हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आपका अपने चैनल आरबीएससी स्टडी बाय गोविंद में हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 11 के अंतर्गत प्रथम भाग में हमने कार्य, कार्य का मात्रक, कार्य के प्रकार, उन सभी बातों की चर्चा कर ली थी। आज हमारा पार्ट सेकंड है, जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा से संबंधित विभिन्न जानकारी का अध्ययन करेंगे कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के मात्रक क्या होता है, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या होते हैं। जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है उन सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की। तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं उनको पहले देख लेते हैं। तो जो सूर्य है, सूर्य ऊर्जा का विशालतम स्रोत है। यानी अगर हम कहें इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड पर अगर ऊर्जा का सबसे विशालतम या सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है तो हम कहेंगे सूर्य। ठीक है, अधिकतर ऊर्जा स्रोत सूर्य से ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि ज़्यादातर जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? सूर्य से ही उत्पन्न होते हैं। आगे कुछ ऊर्जा परमाणुओं के नाभिक कुछ ऊर्जा परमाणुओं के नाभिक पृथ्वी के आंतरिक भाग तथा ज्वार भाटों से भी प्राप्त होती है। यानी हमें सूर्य से तो ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ ही साथ सूर्य पर ही आधारित कुछ दूसरे ऊर्जा स्रोतों से भी ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा परमाणुओं के जो नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग तथा ज्वार भाटा आदि से भी हमें क्या प्राप्त होती है? विभिन्न प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी सीधी बात कहे कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड पर ऊर्जा के विभिन्न स्रोत मौजूद है, लेकिन ऊर्जा का जो सबसे विशाल स्रोत है या सबसे जो बड़ा स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। ठीक है, देखिए आगे ऊर्जा की परिभाषा कि ऊर्जा हम किसको कहेंगे, ऊर्जा कहते किसे हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसको? कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। मतलब जिस व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी, जो व्यक्ति ज़्यादा कार्य कर सकता है उसको हम कहेंगे उसमें ज़्यादा ऊर्जा है। एक व्यक्ति जिसमें कार्य करने की क्षमता कम है उसको हम कहेंगे कि उसके शरीर में ऊर्जा क्या है? कम है। ठीक है, तो यानी कि ऊर्जा को मापने का जो तरीका है वो क्या है? उसके कार्य करने की क्षमता, कि वो कितनी क्षमता से कार्य कर सकता है, चाहे वो कोई सजीव हो या चाहे कोई मशीन हो। हम उसकी ऊर्जा का जो मापन है वो उसी आधार पर करेंगे कि उसमें कार्य करने की क्षमता कितनी है। जैसे एक कार है, एक कार समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, और एक कार समझ लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। तो हम कहेंगे कि जो तेज़ गति से चल रही है उसके इंजन में कार्य करने की क्षमता क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब देखें कि किसी वस्तु में निहित जो ऊर्जा है, यानी एक वस्तु में जो समाहित ऊर्जा है वो उस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य के बराबर होती है। यानी एक वस्तु जितना कार्य करेगी उसमें ऊर्जा का मान उतना ही होगा। ठीक है, यानी ऊर्जा का मापन करने का तरीका क्या है? उसके द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, अगर वो ज़्यादा कार्य करेगा तो हम कहेंगे कि उसमें ऊर्जा का मान ज़्यादा है। ठीक है, अगर वो कार्य कम कर रहा है उसका मतलब ऊर्जा में उसमें कमी है। कार्य करने वाली वस्तु में ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है। यानी एक व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है तो धीरे धीरे उसमें ऊर्जा की क्या होगी? हानि होगी। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी वो व्यक्ति जिस वस्तु पर कार्य कर रहा है उसकी ऊर्जा में तो वृद्धि होगी और उस व्यक्ति की ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? अदिश। और अदिश राशि क्या होती है? जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा की कोई जरूरत नहीं होती या हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता। तो ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा बच्चों कि कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जो व्यक्ति या मशीन ज़्यादा कार्य करेगी उसका मतलब हम कहेंगे कि उसमें ऊर्जा ज़्यादा है। जो व्यक्ति कार्य कम करेगा उसको हम कहेंगे कि उसमें कार्य करने की क्षमता क्या है? कम है। यानी उसमें ऊर्जा की भी क्या है? कम है। ठीक है, तो ऊर्जा को मापने का तरीका क्या है? उस व्यक्ति या मशीन के द्वारा या सजीव या मशीन के द्वारा जो कार्य करने की क्षमता है उसी को हम क्या करते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करें ऊर्जा का मात्रक। तो हमने देखा था कि ऊर्जा ही कार्य है, इसका मतलब जो कार्य का मात्रक होता है वही किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का। तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। ठीक है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। ठीक है, साधारण मात्रक क्या है? जूल। लेकिन अगर बड़े मात्रक की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? किलो जूल। ठीक है, 1 किलो जूल बराबर कितना होगा? 1000 जूल। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा लिखें कि 1000 जूल किसे कहते हैं तो 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कितनी है? 1 जूल है।
1 जूल की अगर हम परिभाषा की बात करें तो 1 जूल कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसी को हम क्या कहेंगे, 1 जूल ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, 1 जूल कार्य करने के लिए जितनी हमें ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, 1 जूल ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें ऊर्जा के विभिन्न रूप कि ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे देखें, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। यानी ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग रूपों में पाई जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सारे नाम लिखे गए हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। ये क्या है, ऊर्जा के विभिन्न रूप है, यानी इन अलग अलग रूपों में ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, आगे सबसे पहले बात करें यांत्रिक ऊर्जा कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो देखें यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा हम कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा और जब स्थितिज ऊर्जा को मिला दिया जाता है तो उसके टोटल को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है बच्चों, आगे बात करें अब यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी कि कहते किसके हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर। लेकिन अगर इसकी हम परिभाषा देना चाहें तो कैसे देंगे, तो देखो एक क्या है गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होगी, गति के कारण, और स्थितिज ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होगी, स्थितिज ऊर्जा के कारण। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। या तो वस्तु की गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होगी या फिर उसकी विशेष स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो जब वस्तु की गति या उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है या जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होगी, वस्तु की गति के कारण, और स्थितिज ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होगी, वस्तु की स्थिति के कारण। तो जब वस्तु की गति या स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उस कार्य करने की क्षमता या ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा। तो देखिए नाम से पता चल रहा है गतिज ऊर्जा यानी कि किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है, ठीक है, या किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जब वस्तु गति कर रही हो और उसके द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण कि गतिज ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए एक गतिशील क्रिकेट बॉल हो सकती है जब वो गति कर रही हो। आपने देखा होगा बहता हुआ पानी, तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है, वो अपने साथ कई सारे छोटे मोटे जीवों, ठीक है, और पत्थरों, लकड़ियों, ठीक है, उनको क्या करती है, अपने साथ बहाकर ले जाती है। अब बहा क्यों ले रही है, क्योंकि उसमें क्या होती है, ऊर्जा है, वो गति कर रहा है और गति के कारण उसमें क्या हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसी तरह एक गतिशील गोली होगी तो गतिशील गोली में भी क्या है, वो गति कर रही है और इसके कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और उस ऊर्जा के कारण वो आगे की ओर क्या कर रही है, बढ़ रही है। जैसे आपने देखा होगा तेज बहती हुई हवा, जब तेज हवा बहती है जिसको आप आंधी या तूफान कहते हैं, तो वो अपने साथ कई सारों पेड़ पौधों और पदार्थों को क्या कर सकती है, अपने साथ उड़ा के लेके जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें ऊर्जा है उसकी गति के कारण। इसी तरह एक गतिशील कार, तो वो भी गति कर रही है तो गति के कारण उसमें भी क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी इसी कारण। ठीक है, एक अगला उदाहरण, एक दौड़ता हुआ खिलाड़ी, जब एक खिलाड़ी दौड़ेगा यानी वो गति कर रहा है तो गति करने के कारण उसमें क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसी तरह एक लुढ़कता हुआ पत्थर, उसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। इसी तरह उड़ता हुआ हवाई जहाज, तो उड़ता हुआ हवाई जहाज भी क्या होगा, उड़ता हुआ हवाई जहाज में भी गति होगी, तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, जैसे ये कुछ चित्र भी दिए हुए हैं कि क्रिकेट की बॉल जब गति करके आती है और विकेट पर आकर गिरती है तो विकेट को क्या देती है, गिरा देती है या तोड़ देती है। इसका मतलब क्यों है, क्योंकि उस गति कर रही बॉल में क्या है, ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के कारण वो विकेट को या तो तोड़ देती है या फिर क्या कर देती है, गिरा देती है। ठीक है बच्चों, जैसे इसी तरह एक चित्र दिख रहा है और पास में एक खिलाड़ी दौड़ रहा है,
इसका मतलब वो दौड़ने के कारण उसमें गति हो रही है और इस गति के कारण क्या हो रहा है, किसी प्रकार की एक ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखें कि गतिज ऊर्जा निर्भर किस पर करती है। तो देखो जो गतिज ऊर्जा है वो वस्तु के द्रव्यमान, कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है और वस्तु का वेग कितना है, इन दोनों के क्या होती है, समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसमें उत्पन्न गतिज ऊर्जा का मान भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर वस्तु के वेग में गति भी ज़्यादा होगी तो भी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर जो सीधी बात कही गई है वो ये कही गई है बच्चों कि गतिज ऊर्जा दो चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसको। तो ये एक तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है और एक देखो क्या लिखा हुआ है, समानुपाती। ठीक है, एक इस पर निर्भर करती है वस्तु के वेग पर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, द्रव्यमान अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर द्रव्यमान कम होगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कम होगा। इसी तरह अगर वस्तु का वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि वस्तु का वेग कम होगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है। ठीक है, तो अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, इसी तरह वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और अगर इनमें कमी होगी तो गतिज ऊर्जा में भी क्या होगी, कमी होगी। ठीक है बच्चों, चले अब हम गतिज ऊर्जा का सूत्र देख रहे हैं कि आखिर गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है और ये कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, देखें हमारे पास एक m द्रव्यमान की क्या है, एक वस्तु है। देखो हमने इसका द्रव्यमान कितना है, m है। ठीक है, एक समान वेग u से गतिशील है। कौन से वेग से, इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है। ठीक है, तथा एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है। यहाँ से क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है इस पर, और ये कितनी दूरी तय कर रहा है, s दूरी तय कर रहा है। ठीक है, या s विस्थापन तय कर रहा है और यहाँ पर आके पहुँचता है, और इसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो उत्पन्न त्वरण है, क्योंकि वेग परिवर्तन हो रहा है तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कह रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर त्वरण का मान भी कुछ ना कुछ होगा, तो त्वरण भी उत्पन्न होगा। देखो फिर से एक बार, ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु थी जिसका प्रारंभिक वेग कितना है, u, वो u वेग से चल रही है, उस पर उसके विस्थापन की दिशा में कौन सा बल लग रहा है, F। ठीक है, F बल लगने के कारण वो कितना विस्थापन कर रही है, S विस्थापन कर रही है। ठीक है, और जब S विस्थापन करने के बाद उसका जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाता है बच्चों, v। और हम जानते हैं कि जब वेग परिवर्तन होगा तो उसमें त्वरण का मान भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो देखो ऐसी स्थिति में किया गया जो कार्य है वो कितना होगा, W = F गुणा S, बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना लग रहा है बच्चों, F, और विस्थापन कितना हो रहा है, S। ठीक है, फिर बल का दूसरा सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं बल का सूत्र क्या होता है, F = ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, ये हमने पहला समीकरण दे दिया, इसको दे दिया दूसरा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है, एक m दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, s और a। तो गति का जो तीसरा समीकरण है उसके अनुसार u, v, s और a में क्या संबंध होता है, v² - u² = 2as। यानी सूत्र ये होता है v² = u² + 2as। तो u² का इधर पक्षांतरण कर दिया तो ये प्लस का था तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो v² - u² = 2as। ठीक है बच्चों, यहाँ से जब हम s का मान निकालेंगे तो 2a कहाँ चला जाएगा, भाग में। यहाँ से देखो s का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 2a गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा, v² - u² बटे में 2a। ये किसका मान आ गया, s का, यानी विस्थापन का। ठीक है, अब देखो ये बल का मान ये होता है और विस्थापन का मान ये आ गया हमारे पास। ये दोनों मान हमने कहाँ रख दिए, समीकरण 1 में। f की जगह f का मान रख दिया ma और s की जगह रख दिया v² - u² बटे में 2a। देखो वही लिखा हुआ है कि समीकरण 2 और 3 से f तथा s का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यानी ये वाला मान और ये वाला मान, ये दोनों मान हमने कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में। ठीक है बच्चों, तो आगे जब हमने समीकरण 1 में दोनों मान रखे तो क्या हो जाएगा, देखो f की जगह WMA बल की जगह, और उस s की जगह क्या आ गया, v² - u² बटे में 2a। तो देखो a से ये बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचा हमारे पास 1/2 m v² - u²। ये हमारे पास बचा 1/2 m v² - u²। ये किसका सूत्र हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का। ठीक है,
ये किसका सूत्र है? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा 1/2 m v² माइनस u²। ये किसका सूत्र है? गतिज ऊर्जा का। ठीक है बच्चों, जहां पर m क्या है? m वस्तु का द्रव्यमान है। m क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है बच्चों, v क्या है? v अंतिम वेग है और u क्या है? u प्रारंभिक वेग है। ठीक है, अब देखो कभी जब हम मान रहे हैं पहली स्थिति में तो आपको ये सूत्र याद रखना है गतिज ऊर्जा का, लेकिन जब हम मान लेते हैं कि जब वस्तु स्टार्टिंग हो रही है तब वो विराम अवस्था से चलना शुरू करती है। भाई पहले तो रुकी हुई होगी फिर वो गति करेगी, तो ऐसी स्थिति में u का मान हम कितना मान लेते हैं? 0। और जब हम यहाँ पर 0 रख लेंगे u की जगह, तो देखो हमारे पास क्या सूत्र बन जाएगा? तो सूत्र बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m की जगह m v² माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। ये किसका सूत्र हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²। लेकिन कब? जब u का मान 0 हो। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न में u का मान दिया हुआ है तो उस स्थिति में इस वाले सूत्र का उपयोग हम करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों गतिज ऊर्जा के सूत्र हैं, तो आपको विशेषकर ये याद रखना है। और जब u का मान 0 है तो फिर ये वाला f से भी आ जाएगा, क्योंकि जब आप u की जगह 0 रख दोगे तो u 0 हो जाएगा और बचेगा क्या? केवल v²। तो आपके पास ये गतिज ऊर्जा का सूत्र आ जाएगा। तो मुख्य सूत्र ये है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m v² माइनस u²। तो ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो वही बात देखो लिखी हुई है कि E के W बराबर या E के गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? 1/2 mv²। क्योंकि हमने देखा था कि क्या क्या कार्य है। देखो यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर रहे थे? W। फिर W को हम किससे विस्थापित कर देंगे? काइनेटिक एनर्जी से, यानी E के से, क्योंकि हमने देखा था कि किया गया कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो कार्य आ रहा है वही किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे एक उदाहरण भी देखो बताया गया है आपके सामने, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। इसके लिए देखो 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गतिशील है। ठीक है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? द्रव्यमान कितना है? देखो 15 किलोग्राम। वस्तु का वजन कितना है? 15 किलोग्राम है। देखो ये कितना है? m बराबर 15 किलोग्राम। अब बोल रहा है एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। देखो गति कर रही है मतलब प्रारंभ हुआ होगा उस समय u का मान कितना होगा? 0, क्योंकि पहले तो वो रुकी हुई होगी फिर गति कर रही है। और v का मान कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो देखो u का मान 0 है तो हम कौन सा सूत्र लगा देंगे? 1/2 mv²। तो देखो ये सूत्र लगाया 1/2 mv²। 1/2 ऐसा का ऐसा गुणा m की जगह द्रव्यमान 15 किलोग्राम, v² मतलब 4 गुणा 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 120 जूल। ठीक है, तो ये किसका था? गतिज ऊर्जा के बारे में था। तो आज की क्लास में हमने ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या है, ऊर्जा का मात्रक क्या है और फिर गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है और गतिज ऊर्जा के एक उदाहरण की भी हमने चर्चा कर ली है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। अगली क्लास में हम स्थितिज ऊर्जा और इसके प्रकार, स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न अनुप्रयोग, उन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वजह से इस टॉपिक को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।